Hello and a very warm welcome to all of you out there. So today we start with a brand new topic that is corporate governance. तो बेसिकली क्या होता है जब आप एचआर पढ़ते हो तो सबसे इजी ये हो जाता है कि अगर आप किसी भी वर्ड का अगर आप उसका अच्छे से मीनिंग समझ जाओ टू संधि विच्छेद आप करें और उसके अच्छे से मीनिंग आप जान जाएं तो आपको ना कभी आप उसका कॉन्सेप्ट आपको खुद में खुद क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी में कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट होती है बड़ी कंपनीज, नॉट द स्मॉल वंस, यू नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल कंपनीज, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी बिग कंपनीज जो कॉर्पोरेट होती है। और गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस होता है उनको गवर्न करना, उसकी देख रेख करना। और देख रेख कौन करते हैं, देख रेख करते हैं घर के बड़े लोग। एंड what is here is we talk about the three levels of management. I for here take as granted that you've studied principles of management, and principles of management में आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल टॉप मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो उनके फंक्शंस हैं, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में आपने पढ़ रखा है। तो वी नो दैट द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक वेरियस डिसीजन मेकिंग्स, वेरियस स्ट्रैटेजी मेकिंग, जो भी है वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात यहाँ पे ये करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कि वो सारी चीज़ें होती हैं, सारे सिस्टम, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल, जो भी आप देख लें, वो सारे चीज़ जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में हो। देखिए क्या होता है, स्टेक होल्डर्स एक कंपनी में कौन कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स एक कंपनी में सप्लायर भी होता है, उसका एम्प्लॉय भी होता है, जो शेयर होल्डर्स आप में पैसे लगाते हैं वो भी आपके ओनरशिप के हकदार होते हैं, वो सारे भी होते हैं। तो अब क्या है ना कि ऐसा कुछ प्रोसेसेस सब बनाना है, ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मेन प्ले द मेन पार्ट हियर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है कि फाइनली जो है जो स्टेक होल्डर्स का जो देयर इंटरेस्ट इज सेव्ड। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसा होता है, कॉर्पोरेट वो गवर्नेंस वो चीज़ होती है जो आपको आपके किसी भी पेपर के फ्रंट पेज पे ला दे। फ्रंट पेज पे ला दे मतलब ख़राब वे में नहीं, अच्छे वे में। योर कंपनी इज़ डूइंग सो गुड, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, इट इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी गुड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि हम अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही रहे और सब चीज़ सबको पता रहे, काम सही तरीके से चलता रहे, यही वाला जो सेकंड पैराग्राफ अगर आप इसमें देखें तो इसमें दिया है, इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि हर एक जन, देखिए क्या होता है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सम कंपनी, ऑलराइट, नाउ दैट कंपनी व्हाट हैपेंस इज, वो कंपनी ने जो क्या काम कर रही है नहीं कर रही है, हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हर कोई क्या काम कर रही है नहीं कर रही है हमें कुछ नहीं पता। तो क्या होता है उसमें ना खुद में दिक्कत होती है जब तक डिविडेंड नहीं आया, पता नहीं कैसा ग्रोथ चल रहा है। तो अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट स्टफ एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, अभी क्या होता है, इट इज़ मेड टोटली ट्रांसपेरेंट। जैसे भी कंपनी की ग्रोथ चल रही है, जो भी रॉ मटेरियल्स वो यूज़ कर रहे हैं, जैसी ग्रोथ चल रही है, जो ग्राफ चल रहा है, एनुअली, बाइनली, मंथली, वट एवर सूट्स देम, वो आपके पेपर्स में, जर्नल्स में वो अपने रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेल्स आते हैं रेगुलरली, एवरी मंथ यू गेट अ मेल कि आपका जो आपने इन्वेस्ट किया उसका क्या स्टॉक है, उसका भी मेल आता है। साथ ही साथ उस कंपनी का अभी क्या पोजीशन है उसका भी आपको मेल आता है। इससे क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, फेयरनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। और अकाउंटेबल क्या चीज़ की है, वो अकाउंटेबल, वी एज सोसाइटी वी आर इन्वेस्टिंग इन टू इट एंड दे आर अकाउंटेबल टू अस एंड दे आर पेइंग दैट प्रॉपर अटेंशन टू द अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास टूवर्ड्स दैट कंपनी विल ग्रो, राइट। मेरे देन व्हाट विल हैपन इज, अगर देन इट विल लीड टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दस इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, ये कंपनी को मोर कॉम्पिटिटिव बनाती है, इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस या बैड कंपनी जो होगी वो कंट्रीब्यूट कंपनीज के लॉस में कंट्रीब्यूट करेगा या रिस्क में कंट्रीब्यूट करेगा।
और कहते हैं कि अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, जैसे हमने बिजनेस एथिक्स में ही हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे बिजनेस एथिक्स लॉफुली आप कर सकते हैं, हेलमेट पहनना है वो लॉ है, लेकिन एथिकली होना चाहिए कि नहीं, अपने भी हेलमेट पहनो, पीछे वाले को भी पहनाओ, और आपको फोर्स नहीं करना पड़े। उसी तरह जो ये गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, ये इट इज़ बियॉन्ड लॉ, ये वॉलंटरी होनी चाहिए कि हम ऐसा होना चाहिए कि हम वी वांट कि वी नो द कंपनी शुड डू गुड, वी मेंटेन ऑल दैट पॉलिसीज ऑफ फेयरनेस एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट द पीपल वी बिल्ड अ प्रॉपर ब्रांड इमेज, राइट, ब्रांड इमेज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर मोर एक्सपोज टू द रिस्क, राइट, दे आर मोर एक्सपोज टू द रिस्क एंड दे आर मोर लाइक बिजनेस डिसीजन टेकिंग लिखते हैं, वो लोग CEO अपॉइंट करते हैं। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए, दे शुड बी वेरी केयरफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्रपोजल। देखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो होता है कि जितने चीज़ स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बनाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि भैया अब तो हम लोग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब हमें ऐसे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चीज़ बनाना है कि हमें ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है जिससे हमारे कंपनी के जो विजन, मिशन, रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, वो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम अब अपने स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखें, ठीक है, और हम ऐसे जन को अपॉइंट करें, ऐसे CEO या मैनेजर को हम अपॉइंट करें जो हमारा काम बहुत सही तरीके से कर सके। यही हुआ ना, वो एक आपका you see something like being a family. If you're in a family, no, सोचिए एक ओल्ड टाइम का फैमिली, कैसे घर चलना है, क्या घर चलना है, किसको कितने पैसे देने हैं, क्या राशन आना है, क्या नहीं आना है, ये मदर इन लॉ डिसाइड करती है, डन। लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बहू डिसाइड करती हैं। लेकिन जब मदर इन लॉ ये चीज़ डिसाइड करती है, घर की लेडी जो एल्डेस्ट है वो डिसाइड करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने उसके फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स प्लस डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके सबके ध्यान में रखते हुए करती हैं। वो ज़्यादा कि बहू के काम में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन वो ध्यान रखती है कि बहू सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है वही। The board of directors, this is a very simple, stupid sa example, but I thought it will be more clearer to you. The thing is कि अभी क्या है, ये स्ट्रैटेजी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बना दिए, स्ट्रैटेजी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाए, स्ट्रैटेजी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बना के बोले कि भैया आपको हम इम्प्लीमेंट करने की छूट दे रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आप अकाउंटेबल रहेंगे, आप काम कैसे कर रहे हैं। और जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ अपने फैक्ट्स फिगर्स जो भी है, जो अपने सारे विजन मिशन वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स उनके हैं, उन सभी के बारे में आपको सोच के तब वो करते हैं, ठीक है। तो ये इसी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है। नाउ जो स्ट्रैटेजी बनती है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग द वेरी स्ट्रैटेजिक प्रपोजल्स। देन स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए कि कैसे कर रहा है, क्या नहीं करना है, वो चाहिए। should be and these board of directors should be passive observers। मतलब क्या कि वो लोग सिर्फ दूर से देखना चाहिए, डे टू डे वर्किंग में नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपने मैनेजर को, यही बहू को आपने अपॉइंट कर दिया कि बहू देखो तुम्हारे घर में हाथ का सारा भाग दौड़ आ गया, अब तो पूरा घर संभालो, अगर आप बार बार उसको यू कीप ऑन पोकिंग दैट पर्सन, द पर्सन गेट इरिटेटेड, यू गिव अ फ्री हैंड, शी विल डू अ फैंटास्टिक जॉब एंड शी विल रिटर्न इट टू यू। वही चीज़ होता है यहाँ पे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपके रूल्स रेगुलेशंस लॉ वगैरह सब बना देते हैं और सबके हित का सोच के वो बनाते हैं। और उसके बाद वो एक पैसिव ऑब्जर्वर रहते हैं और CEO या मैनेजर जो वो लोग अपॉइंट करते हैं, उन्हें उनमें आप काम करने देते हैं कि आप काम करो, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि उनका मैं डिस्करेज नहीं करना चाहते, एंड दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड चैलेंज, दे शुड ऑल्सो चैलेंज मैनेजमेंट एंड शुड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस। This I was just telling a brief introduction about corporate governance. Now let us discuss in detail. यहाँ पे बहुत लोगों ने अपना definitions दिया हुआ है. Please go through this.
this entire notes I shall be providing as a Google link. Please, if you want, you can download it. Everything is available on net as well. If you want, you can download it that too. Just please understand whatever I'm trying to say, and if you have a doubt, do put it in your comment section. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हुआ, देखिए यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे स्टेक होल्डर्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लेंडर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, ये सारे लोग आपके स्टेक होल्डर्स हैं. अब मैनेजमेंट और गवर्नेंस हो गई, एक गवर्नेंस वाली हो गई. बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपेक्स अथॉरिटी हो गया, और एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ऐसा जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलना है, और ऐसा करना है कि सारे स्टेक होल्डर्स को उन्हें ध्यान में रखना है. देखिए क्या हो रहा है, ये अभी क्यों स्टेक हो, ये जो कॉन्सेप्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह का आया, इट इज़ बेसिकली एक जो भी कंपनी चाहता है अपना एक, जब हम लोग बिज़नेस एथिक्स पढ़े थे तो उसमें भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि बिज़नेस एथिक्स का मेन रीज़न ये भी होता है कि वो एक गुडविल बनाना चाहता है, वो एक ब्रांड इमेज बनाना चाहता है, ताकि लॉन्ग रन में अब जब कंपनी अच्छे से चले. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कुछ ऐसा ही ऑब्जेक्टिव होता है. वो क्या करना चाहता है कि वो भी ब्रांड इमेज ही बनाना चाहता है, वो ही गुडविल ही बनाना चाहता है, वो इस तरह से काम करना चाहता है. क्योंकि क्या हुआ था, वील स्टडी दिस इन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, कि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट कंपनी सामने आ गए, बहुत गड़बड़ लोग घोटाले जो होते हैं वो सब सामने आ गए. तो लोगों को लगा कि भैया ये लोग तो गड़बड़ घोटाले जहाँ होते हैं तो फिर बाकी लोग वहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, फिर एक अलग आपकी यू गो टू जेल एंड ऑल दैट स्टफ दैट हैपेंस. सो टू अवॉइड ऑल दिस, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब आगे आया. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, दे से दैट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ लॉ, मोरालिटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. सारा चीज़ इंक्लूड करते हैं इसमें, आपके लॉज भी हैं, मोरालिटी भी है, जो आपके जो कि आपको गवर्नेंस कर, हमने कहा कि वो जो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है ये वॉलंटरी होनी चाहिए, ठीक है, ये अपने से आना चाहिए कि मेरे को करना है, right. Then economic efficiency. Now according to James D. Wolfenson of the former president of World Bank, he says corporate governance, the governance of the corporation is now as important to world economy as the government of the countries. क्या मतलब हुआ इसका, कि अभी के समय में जो एक गवर्नेंस होती है कॉरपोरेशन की, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जैसे हम लोग वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए करते हैं. तो आप समझें कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, वर्ल्ड हार्मनी मेंटेन करना, टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज, उसी पे सब, उसी बेसिस पे सब है. और गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में. वो आपके कॉर्पोरेट मिशन को, फिलॉसफी को बताती है, वो इंश्योर करती है कि जितने भी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स बना रहे हैं ना आपके, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो आपके प्लान्स बना रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कैसे विजन वो बना रहे हैं. जब वो प्लान्स बना रहे हैं तो वो भी ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उन सब के बारे में ध्यान में रख के उसके बाद रूल्स बना रहे हैं. साथ ही साथ जो सोसाइटी का जो नीड्स है, बिकॉज देयर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ अनदर टॉपिक, वी विल ऑल्सो स्टडी दैट. जो सोसाइटल नीड्स है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उस सब में ध्यान रख के बना रहे हैं. और वो ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना भी जो भी हम काम करें, हमें किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़े. जितनी बार हमारा जो आगे जाए, जो हमने प्लान्स बनाए, जो हमें, वो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी आर वेरी फेयर एंड डूइंग आवर बिजनेस, and we do not have nothing to hide. We'll show it to everyone whosoever wants to know, and we will just work. हम काम करेंगे, ठीक है. यही आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है. और ये आया इसीलिए था क्योंकि बिकॉज ऑफ एकदम रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा फेलियर्स, फ्रॉड्स, एकदम अनफेयरनेस बहुत ज़्यादा चल रही थी अक्रॉस द वर्ल्ड इन 1990s. अब एक टास्क फोर्स बना बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राहुल बजाज. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है ये कंपनी लॉ से बाहर की बात हो जाती, मतलब इट गोज़ बियॉन्ड कंपनी लॉ, ठीक है, बाहर की बात नहीं हो जाती, मतलब इट लाइक वो कंपनी लॉ को भी कवर करती है और उससे आगे भी जाती है, ठीक है. आपका जो है जो क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, चाहे वो मैनेजरियल डिसीजन हो या फाइनेंशियल डिसीजन हो, किस एक्सटेंट द डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करेंगे अपने सारे ड्यूटीज़,
टूवर्ड्स देयर शेयर होल्डर्स, कितना इन्फॉर्मेशन वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे, वो कितने कमिटेड रहेंगे, कितना लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये सारा चीज़ उसमें इन्वॉल्व किया। बेसिकली एक टास्क फोर्स बना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राहुल बजाज, और उन्होंने उसको पूरा स्टडी किया, और उन्होंने स्टडी किया कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी, इसमें ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बियॉन्ड लॉ जा रहा है, बियॉन्ड कंपनी लॉ जा रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स को लेना है, उन्हें कमिटमेंट को देखना है। और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि कॉर्पोरेट जो भी काम आदमी करे कॉर्पोरेशन में, जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो भी वो लोग जो भी अपना दे टेक द डिसीजंस, इट इज़ शुड बी एज पर द कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कॉर्पोरेट का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे कंपनीज ये भी करते हैं क्या कि टू फॉर दिस कॉर्पोरेट थिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिंग, वो लोग नंबर ऑफ टास्क और टास्क कमिटीज़ बना देते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे जाती हैं, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं, इंडस्ट्रीज रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडीज़। और ये वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री के भी होते हैं, और वो लोग भी इसमें होते हैं जिसका इंडस्ट्री में कुछ लेना देना नहीं होता। दे आर मतलब लेना देना इन सेंस दे आर जस्ट देयर फॉर द प्रॉपर मैनर मेकिंग प्रॉपर प्रिंसिपल्स। ठीक है। Now, what is corporate governance? One we have studied about the task force, which was under Mr. Rahul Bajaj. There is another definitions, lots of definitions given here. Please do go through it. दूसरा जो है definition was given by Cadbury Report UK. उन्होंने कहा कि corporate governance is a system by which business are directed and controlled. वो सारी चीज़ें, वो सारे procedures, वो सारे मेथड्स, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ जो आप करते हैं जिससे बिजनेस डायरेक्ट और कंट्रोल होता है, उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे ये नहीं हो सकता कि सिर्फ डायरेक्ट और कंट्रोल, वो डायरेक्ट और कंट्रोल होना चाहिए पॉजिटिवली, राइट। फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस होने चाहिए, सारे स्ट्रक्चर, प्रोसेस, कल्चर्स, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड, एंड द अल्टीमेट मोटिव इज़ कि इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इन द कंपनी इज़ गुड, the long term sustenance in the in the environment is good, वो चलते जाए, there is transparency, profitability, wealth creation, investors आए, रिस्क कम हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। कैडबरी जो रिपोर्ट उन्होंने एलाबोरेट किया था इसको, और उन्होंने कहा था देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। ये हमने आपको पहले ही बताया कि जो गोल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक जब प्लानिंग when a company or corporate is set up, it has its own goals, अपने एक गोल्स के साथ आए। उसके बाद क्या हुआ, वो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके रूल्स बना रहे हैं उस कंपनी को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए, तो वो सब चीज़ को देखेंगे, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चल रहे हैं उसको देखेंगे, उनकी खुद के ऑर्गेनाइजेशन की क्या विजन मिशन पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसको देखेंगे। जिस सोसाइटी में वो ऑपरेट कर रहे हैं उस सोसाइटी के क्या नॉर्म्स है वो इसको देखेंगे। उसके बाद वो जो अपने जो उसके जितने स्टेक होल्डर्स में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उन लोग सबके बारे में सोच के वो लोग लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, और बनाने के बाद वो 6 CEO अपॉइंट करेंगे या एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे, जिन्हें वो बोलेंगे कि आप भैया रन करो द कंपनी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव मेड, राइट। और वो उसको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, बोले आप काम करते जाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो बेसिकली हमेशा याद रखें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप जब भी बोलें, इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है इन्वेस्टर जो भी इसमें हैं, जो भी अपना टाइम मनी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट में। Now that's first CII task force was under Mr. Rahul Bajaj. Now this was under Mr. Naresh Chandra in 2009. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि गुड जो गवर्नेंस होती है उसकी कमिटमेंट होती है ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स लीगल, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, एंड द डेडिकेशन मस्ट कम थ्रू अ वेरी टॉप एंड परमेट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर से आना चाहिए डेडिकेशन, ठीक है, और वो नीचे तक जाना चाहिए, एक वॉलंटरी चीज़ होती है, ठीक है। आपका ये जो कमिटमेंट होता है टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस की, नहीं हमको अच्छे से काम करना है, हमको अच्छे से रहना है, हमको अच्छे से आई हैव टू कम एट इफ़ योर कंपनी स्टार्ट्स एट 10 AM
and then it gets off at 5. तो if the from the manager to the top lower most जो भी एम्प्लॉय हैं वो 10:05 में आए, लेकिन 10:05 में ना आए। तो ऐसा है कि सारा जो इन्वॉल्वमेंट जो भी दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल, जो भी आपका जो भी कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स द बिजनेस रनिंग प्रॉपर इन लाइक लीगल एथिकल मैनर या जो ट्रांसपेरेंट मैनर, ये डेडिकेशन शुरू से आना चाहिए, टॉप से आना चाहिए, और ये सारे में परमिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में कभी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी अगर करने की कोशिश करेगा ना, तो क्योंकि पहले टॉप मैनेजर से लेके बाकी सारे लोग आर सो इनटू द एथिकल स्टफ नो, तो बाकी लोग सब डरेंगे कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज आवर मैनेजर्स आर सो, वी शुड ऑल्सो बी अबाइडिंग द प्रिंसिपल्स। Now the next is OECD. OECD stands for Organization and for Economic Cooperation and Development. OECD Principles of Corporate Governance कहते हैं कि Corporate Governance is a relationship between companies, management, board, shareholders, stakeholders. ये तो हम कभी से बोल ही रहे हैं कि वो आप पहले अपने और ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, उसके बाद ढूंढें कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स अटेन करेंगे, और उसके बाद परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते रहें। वो जो है यहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड प्रोवाइड प्रॉपर इंसेंटिव्स टू द बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू परस्यू दीज गोल्स। द फैक्टर्स सच एज बिजनेस एथिक्स, corporate awareness of the environmental and social interests of the communities in which the company operates can also have an impact on the reputation of the long-term success of the business. Now, according to his book, A Board Culture of Corporate Governance, business author Gabriel O'Donovan, he defines corporate governance as, वो क्या है, उन्होंने कहा corporate governance क्या कहा कि एक internal process है जहाँ पे पॉलिसीज़, प्रोसेसेस, पीपल सारे चीज़ को तो लेते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, इन लोग सारे की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और आपको सारे मार्केट बेस्ड कमिटमेंट को देखना है, लेजिस्लेशन को देखना है, हेल्थ बोर्ड होना चाहिए, सेफ गार्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, बेसिकली एवरीथिंग, एवरीबडी हैज सेड द सेम थिंग विद द लिटिल बिट हियर एंड देयर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सेम। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज you set up a business, you set up an organization. When you set up an organization, it has certain objectives, you have vision, mission and all that goals for your objectives. Then what happens is, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप आइसोलेशन में नहीं आप सबके साथ काम करते हैं, आप एक सोसाइटी में काम करते हैं, आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, उससे आप अलग होकर काम नहीं कर सकते। और जब तक जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो लोग खुश नहीं होंगे तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। कस्टमर शुड बी हैप्पी, इन्वेस्टर शुड बी हैप्पी, स्टेक होल्डर शुड बी हैप्पी। इसलिए क्या करेंगे, जो भी आदमी काम करे इतनी पारदर्शिता रखे, यू नो दैट whosoever is the investor knows that I am getting money, I am getting my returns, the person is, there is no fraud, they are complying by all the rules। अगर आप देखिए, अगर लेजिस्लेटिव वाइज, लॉ वाइज ही आप सोचें तो सरकार ने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं। फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, और सबका ना बहुत सारा रजिस्टर वगैरह बनाना है। और है कि रजिस्टर्स जो बनते हैं उसमें पेमेंट का पूरा रहता है, और रजिस्टर्स फैक्ट्रीज में ही रहते हैं, और जब भी चाहें जो इंस्पेक्टर ऑफिसर्स है वो आके लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी है कि वो अपने आप छुपा के रखेंगे, कोई आएगा हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ देयर, and the employee who moves out of that organization says that I don't want to move out of the organization, मुझे उसी में काम करना, मेरे को और कहीं जाने का नहीं है। तो जब ऐसा चीज़ हो जाता है और ये कमिटमेंट जब एम्प्लॉय में आ जाती है, देर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा ही आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये देन देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी इसमें वो भी बहुत एक्ट करते हैं। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, द रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एक्सेट्रा, द लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉज, लेबर लॉज उन्होंने बना के रखे हुए हैं। इंटरनल गवर्नमेंट, जो बोर्ड का क्या कल्चर है, क्या है। ये रिपोर्ट ऑफ SEBI इंडिया ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज द एक्सेप्टेंस बाय मैनेजमेंट ऑफ द इनएलिएबल राइट्स of the shareholders as true owners of the corporation and their role on the trustees behalf of the shareholders। same thing, basically वो बोल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स आप यू कैन गूगल, इट्स इज लाइक शेयर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, दे आर लाइक द, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं ये हमारे कंपनी के ओनर्स हैं,
और हम लोग जो भी काम करेंगे वो हम उनके उनके विल हैव द कमिटमेंट टुवर्ड्स द वैल्यूज़, एथिकल कंडक्ट, और हम लोग अपना फंड और जो कॉर्पोरेट का फंड है उसको अलग अलग करेंगे और शेयर होल्डर्स के बारे में सोच के ही करेंगे, राइट। Now, according to N.R. Narayan Murthy Committee on Corporate Governance appointed by SEBI seems to confer with the OED, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए, वो वहाँ के ट्रस्टीज होते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। कमिटमेंट, देयर शुड बी कमिटेड टू वैल्यूज, एथिक्स, देयर शुड बी डिस्टेंस बिटवीन जो पर्सनल फंड उनका हो और जो कॉर्पोरेट फंड हो उनका हो। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक कंपनी जो ओनरशिप कंपनी है उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के रखा है, उस कंपनी का जो ओनर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आता है। तो जब वो यहाँ से जब उसका जो फंड होता है, जो उसके जो पैसे आते हैं, तो जो कंपनी का फंड है उसको उन्हें अलग रखना चाहिए, और अपना फंड जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं उसे वो अलग रखना चाहिए। कंपनी के फंड में से अपने पर्सनल यूज़ का पैसा नहीं निकालना चाहिए। Now, CII task force observed that there are global consensus about the objective of good corporate governance। ये अभी क्या होता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, और ये फाइनेंशियल मार्केट्स में, शेयर होल्डर मार्केट्स में, कॉर्पोरेट प्रॉस्पेरिटी, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा आ गया है। इन शॉर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ व्हाट? इट इज़ अ सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स जो इंश्योर करता है दैट द कंपनी इज़ गवर्न्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा सोच के किया जाए, और इट इज़ अ सिस्टम बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, वी डिस्कस दैट, और डायरेक्टेड एंड कंट्रोल सच दैट देयर इज कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एंड इन अदर वर्ड्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सिंपली मीन्स गुड गवर्नेंस। वो सारे जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं, अगर आपको यू हैव टू राइट अबाउट वेरी लॉन्ग आंसर्स तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इफ़ यू हैव टू राइट वन डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस इज इट, राइट। It ensures adequate disclosure and effective decision making of corporate objectives. Second, transparency, ये बता दिया। Third, statutory and legal compliances, जो हम है कि आज जितने भी आपने बताया कि जो भी हमने बताया, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स वगैरह बनाते हैं वो ये सोच के बना के ध्यान में बना के रखते हैं कि जितने भी लेबर लॉज हैं, जितने भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में सोच के फिर वो लोग काम करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर इंटरेस्ट ऑब्वियसली, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कमिटमेंट टू द वैल्यूज एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एथिक्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स का इम्पोर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, और वो इम्पोर्टेंट है। एथिकल कॉन्डक्ट जो होता है वो उसका गुडविल बनता है, ब्रांड इमेज बनता है, एंड इन लॉन्ग रन, क्योंकि आप बिज़नेस करने आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने करके बिज़नेस फिर हम छोड़ देंगे। जब हम करने आ रहे हैं तो हम लंबा बिजनेस करने आ रहे हैं। इफ़ यू देयर यू वांट टू स्टे देयर इन द मार्केट, यू डोंट वांट टू लीव आउट एंड गो, नो। सो इफ़ यू वांट टू स्टे देयर इन द मार्केट, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर गुड, यू आर राइट, यू आर वर्दी ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर वर्दीनेस। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो इस सब में होता है कि आप अच्छे से गुड गवर्नेंस रखें अपने कंपनी के अंदर, अपने शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच के रखें, उनके बारे में सोच के सब काम करें, ट्रांसपेरेंट रहें, अकाउंटेबल रहें, फेयर रहें, जस्ट रहें, तो इससे क्या होगा, काम बहुत सही चलता जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द 4 P's ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यू सी देयर 4 P's ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज़ पीपल, पर्पस, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। जो पीपल है, दीज आर द स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी के, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लोकल पीपल्स हैं, और ये ऑडिटर्स हैं। ये सारे लोग वो लोग हैं जिनके बारे में सोच के हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके बारे में हम सोच के हम अपना काम करेंगे। हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो लॉज बनाए, जो प्लान्स प्रोसीजर्स बनाएंगे। पर्पस is your purpose, vision, mission, objective, strategy, plans and day-to-day firefightings। ये purpose for which the company is set up, उसमें ये सारे चीज़ आ जाते हैं। प्रोसेस, वो क्या क्या प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं वो कंपनी, वो आपके बिजनेस प्रोसेसेस हो गए, इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, सप्लाई चेन, एनर्जी, क्राइसिस, रिस्क, कंप्लायंस मैनेजमेंट। और परफॉर्मेंस, ये सब ये पीपल है उनके बारे में सोच के हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया।
पर्पस है, इसी को ध्यान में रख के हमको अपना काम करना है। ये सारे प्रोसेसेस उन्होंने किए निकाले कि हमें करना है, इस सारे प्रोसेस में किस में क्या चीज़ करना है वो डिसाइड करेंगे लोग, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले लोग, और उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे और परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे कि जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए परफॉर्मेंस बनाया था क्या वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया था, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने बनाया था, जो बेंचमार्क्स हमने बनाए थे, जो थ्रेशोल्ड हमने बनाए थे, वो सब चीज़ वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। नाउ देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। अभी का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसमें क्या बोलता है कि देयर इज अ डिस्टिंग्विश दे ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, बोलता है कि देयर इज़ अ नीड टू अलाइन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, वो बेसिकली वैल्यूज़, विजन और विजिबिलिटी के बारे में देखता है। वो देखता है कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके वैल्यू और जो कंपनी की वैल्यू ओरिएंटेशन कैसी है, वो जो एथिकल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कैसे डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, सोशल अकम्पलिशमेंट हो रहा है कि नहीं, और जितने भी परफॉर्मेंसेस एंड प्रैक्टिसेस हैं वो कितने विजिबल हैं। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड वो ट्राई क्या करता है कि जितने भी रिसोर्सेस उसके पास हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, वैल्यू एडिशन उस कंपनी में हो रहा है कि नहीं, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है कि नहीं। ये ब्रॉड पैरामीटर्स हैं और बोलता है इसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ मिला दो, ठीक है, उसके बाद सब चीज़ करो। इन शॉर्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस connotes that ethics are part of economics, fair as well as crucial financial structures, morals are more part of the market share. According to Narayan Murthy Committee on Corporate Governance, the most common school of thought would have us believe that if management is about running business, governance is all about ensuring it is done properly. But here the aim of good corporate governance is to enhance long-term value of the company for its shareholders, partners. ये तो हम शुरू से बोल ही रहे हैं, ठीक है। Now, the next topic is history and evolution of corporate governance. Now, history and evolution of corporate governance में आपका पहला आप देखें कि आखिरकार ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नीड कहाँ से आया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नीड आया ऐसे आया कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, बहुत सारे घपले हो रहे थे, बहुत सारी चोरियां हो रही थी, लोग चाह रहे थे कि उससे निकलें, कंपनीज बंद होते जा रहे थे, तो लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा था। जो ये फर्स्ट हाफ 90s बोलता था कि देयर वाज लार्ज स्केल हाई प्रोफाइल CEOs का जो है डिसमिसल हुआ था, हटाया गया था उन काम से। क्यों? क्योंकि वो लोग जो CEOs जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बहुत कोजी अप कर गए थे, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप बन गया था। तो CEO को कंपनसेशन को लेके एक नेक्सस सा बन गया था, एक ग्रुप सा बन गया था बिटवीन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि CEO को बहुत हाई कंपनसेशन मिल रहा था, इसलिए US में एक साथ बहुत सारे हाई प्रोफाइल CEOs को हटाया गया। इन 1997 एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ईस्ट एशिया में, ठीक है, एंड द इकोनॉमीज ऑफ थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया एंड फिलीपींस। तो इस समय जब यह सब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इन 1997, तो द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो है ये वाला मुद्दा फिर से उठ गया। लोग फिर से बात करने लगे कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, काम ठीक से होना चाहिए, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से रन करना चाहिए। फिर क्या हुआ 2001 में देयर वाज लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल फर्म्स थे US में जो कोलैप्स करने लगे, जैसे ईरॉन कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड कॉम है। फिर 2002 में US ने क्या किया, US के फेडरल गवर्नमेंट में दे पास दी Sarbanes-Oxley Act SOA intending to restore the public confidence in corporate governance। उन्होंने ट्राई किया था कि हम वापस से इसमें the people, because then people won't want to join the organization, no, गिर रहा है, हमारा ही हुआ था, इन्फोसिस में हुआ था, तो फिर for a very long time people did not want to join। ये सब होता ही है। तो लेकिन अगर आपकी गुड कॉर्पोरेट कंपनीज में आ जाती हैं फिर हम लोग वापस से चले जाते हैं काम करने। तो earlier the corporate Cadbury report titled Financial Aspects of Corporate Governance 1992, a report by the committee chaired by Sir George Adrian Hurst Cadbury. He was the pioneer of raising awareness
एंड स्टिमुलेटिंग अ डिबेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और उन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई और अरेंजमेंट बनाई ताकि कंपनी बोर्ड्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स वो लोग साथ में मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्क और फेलियर्स के बारे में देखें, उसको डिस्कस करें, ताकि और उसके बाद जो उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए जिसे वो अडॉप्ट करने के लिए बोला गया था। राइट, दिस इज अबाउट हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिकैपिंग वंस अगेन, बस याद रखें ये वाला चीज़ कि एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाई लेवल जो मैनेजमेंट है उन लोगों का काम हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने 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 कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अपने ध्यान में रखता है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कुछ मिशन गोल्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद वो सारे जो गवर्नमेंट के लॉज बाय लॉज वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रख के वो सारे रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के लिए बनाते हैं ताकि उनकी अपनी नुकसान कभी नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद वो एक सीईओ अपॉइंट करते हैं जो उनका सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करता है। और सीईओ को ज़्यादा वो पोक नहीं करते, ज़्यादा परेशान नहीं करते, उसको फ्री हैंड दे देते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो अकाउंटेबल होता है काम करने। एंड देयर शुड बी अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड अकाउंटेबिलिटी इन द बिजनेस, राइट। एंड इसका द मेन पर्पस इज फॉर मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगर एक दिन में या 2 दिन में किसी का ब्रांड इमेज नहीं बनता है, उसमें टाइम लगता है। कोई 1 महीने में बन जाता है, किसी को 1 साल लग जाता है, लेकिन वो ब्रांड इमेज बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो गुडविल जनरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होता है, जब पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू इन्हांस द शेयर होल्डर्स वैल्यूज़। ठीक है, शेयर होल्डर्स और आएँ और इन्वेस्ट करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग दे ही रहे हैं, तो और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को आने के हम रास्ते दिखा रहे हैं। ठीक है, and then we try to generate trust and confidence among the competitors. ये एक integral part होता है of the existence of the company. Broadly speaking, to achieve the following objectives, पहला है the board should be capable of taking independent and objective decisions in the place of the helm of affairs. की board जो है independent objectives अपना ले रहे हैं। ठीक है, second, जो बोर्ड जो होता है ये एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ पीपल होना चाहिए, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव भी रहने चाहिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रहने चाहिए जो आप स्टेक होल्डर्स के वेलबींग के बारे में सोचें। तीसरा, जो बोर्ड जो अडॉप्ट करता है पॉलिसी वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रैक्टिसेस जो प्रोसीजर्स प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब सही पहुँचने चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज़ द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ कि द बोर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक इफेक्टिव मशीनरी रहने चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज द बोर्ड कीप्स द स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस डेवलपमेंट्स। जो हमने आपको बताया कि रेगुलर मेल्स आते रहते हैं या रेगुलर जो मेल्स आते हैं अबाउट द म्यूचुअल फंड्स और द डेवलपमेंट दैट इज हैव बीन हैपनिंग, तो वो क्या है, वो आपको बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, आपको वो ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं और आपको जितने भी रेलिवेंट डेवलपमेंट्स है वो प्रोवाइड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एंड रेगुलरली मॉनिटर्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट टीम। उसको रेगुलरली मैनेजमेंट टीम, ये भी हमने आपको बताया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंटरफियर नहीं करते, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टू द सीईओ और द मैनेजर, ताकि वो समय समय पर ताकि वो लोग ठीक से काम कर सकें। Now the next is the features of the corporate governance. There are few features of the corporate governance which you should know. ठीक है, पहला है strategy setting and planning. Planning we all know एक good governance की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है planning. तो जब प्लानिंग होती है तो प्लानिंग इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ ऑल गुड गवर्नेंस। ठीक है, अच्छे से प्लान करना, उसके बारे में सोच के ठीक से डॉक्यूमेंट करना, साथ ही साथ अपना प्लान को जिसे प्लान इम्प्लीमेंट करना है उसे ठीक से कम्युनिकेट करना, ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब गुड प्लानिंग में क्या होना चाहिए, गुड प्लानिंग में ऐसा होना चाहिए कि जो उसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, इट मस्ट इन कंजंक्शन विद मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द प्लानिंग। नेक्स्ट, इट शुड बी ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि हमारा अपना है। द बोर्ड मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट वो एक्टिव इज़ वेरी क्रिटिकल। ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर इज़ वेरी क्रिटिकल, कि बोर्ड मेंबर्स और जो मैनेजमेंट है वो लगातार इस प्लानिंग में इन्वॉल्व रहे और वही प्लान करें। जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें उसमें एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ
फंडिंग बॉडीज़ और की कम्युनिटी कॉन्टैक्ट्स जो आपके हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए. There should be assistance from a specialist facilitator. This can be great. This can have great benefits, but care must be taken to ensure that the role is kept to facilitation and that the plan does not become owned by the facilitator. Specialist facilitator कौन है? जो आपको काम करने में मदद कर रहे हैं, तो आप उसको हेल्प, आप उसको इसके वेलबींग को ध्यान में रख के प्लान बना रहे हैं. लेकिन बस यही बोले, इसमें बोला गया कि आप ध्यान रखें कि फैसिलिटेटर से फैसिलिटेटर ही रहे. ऐसा नहीं आप कर दे, उसको इतना इंपॉर्टेंट ना बना दे कि वो ओन करने वाला चीज़ ना हो जाए. नेक्स्ट फीचर इज़ द रिस्क मैनेजमेंट. देखिए, जब आप एक जब आप काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, विच इज़ अनश्योर, अनसर्टन, और वी नीड टू हैव अ फ्लेक्सिबल वी दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव अ फ्लेक्सिबल प्लान. जो भी हम कर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर रिस्क से भरा हुआ है, तो हमारा रिस्क रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है. तो बोर्ड जो है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट. वो अपना काम कर दी, प्लान बना के आपको दे दी. अभी क्या करना, जो सीईओ है, जो स्टाफ है, उसका काम है कि जब ऐसा कोई रिस्क आता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डील करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए. जो बोर्ड है वो आराम से काम करता चला जाए. बोर्ड एंड दे जस्ट रिपोर्टिंग टू द बोर्ड. ठीक है, कि कोई रिस्क आया, जो भी आया, वो बस रिपोर्ट कर देते हैं. कंसल्टेशन. नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसल्टेशन. इसमें क्या होता है दैट प्रॉपर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके कंपनी के, उससे आपको कंसल्ट करने का होता है. यू हैव टू टॉक टू देम बिफोर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग समथिंग. ठीक है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आप उनसे कैसे कंसल्ट करेंगे. आप उनको मेल भेज देंगे, या फिर आप उनसे फीडबैक लेंगे, या फिर आप एक मीटिंग करेंगे, क्या करेंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी प्लान. तो कोई प्लान बनाने से पहले जितने भी की स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तब वो लोग कुछ अपने स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. नाउ स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए? स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग हो गए जिनका उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी न किसी तरह से लेना देना हो. चाहे वो फंडिंग एजेंसीज हो, लोकल गवर्नमेंट हो, कम्युनिटी जिसमें वो आदमी, जो कंपनी ऑपरेट कर रहा है, बिजनेसेस हो जिससे आप डील कर रहे हैं, कस्टमर, सप्लायर, सारे लोग स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं. अब देखिए, जब आप कम्युनिकेशन, यही वाला जो है आपको इफेक्टिव कंसल्टेशन है, तो कैसे आप कंसल्टेशन करेंगे? पहले आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे. एज इन, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप मेल भेजेंगे, आप मैसेज भेजिएगा, आप मीटिंग करिएगा, आप जूम में या फिर ऐसा कुछ मीटिंग कीजिएगा, मिलके मीटिंग कीजिएगा. क्या कीजिएगा, कैसे, क्या, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी? अगर मान लीजिए, अब फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी स्टेक होल्डर है उसके बिहाफ में, अगर एक जन, इस ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर के बिहाफ में एक जन होगा जो सारी अपनी बातें रखेगा. देन जो बोर्ड होगा वो इन्वॉल्वमेंट अपना स्टेक होल्डर रखेगा. देन जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स को बताने हैं. एंड वो जो कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी है और जो फॉर्मेट है, ये एक शुड बी अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस. ये नहीं कि ख़त्म हो जाना चाहिए. बिकॉज यू सी, दिस इज, यू शुड अंडरस्टैंड इट दिस वे. टॉप मैनेजमेंट जो है, अगर उसे, हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, अब टॉप मैनेजमेंट का जो कॉर्पोरेट है वो लगातार, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग? स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके अपना काम बढ़ाने का, घटाने का, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारी बातें वो लोग सामने रखते हैं. देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब बोर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होता है, द ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेवलप करना चाहिए एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, जिसमें बोर्ड का, सारे मेंबर्स का, इंडिविजुअल सारे मेंबर्स का, बोर्ड कम्युलेटर का, साथ ही साथ मैनेजमेंट का, जितने भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारे चीज़ अलग अलग लिखे रहने चाहिए. और ये सारे चीज़ उन्हें कम्युनिकेट कर देने चाहिए. और सबको, दे शुड बी मेड अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसी इन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वन हैज़ टू फॉलो. तो जितना बोर्ड हो या बोर्ड मैनेजमेंट हो या बोर्ड के इंडिविजुअल मेंबर्स हो,
उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो उन्हें पता रहना चाहिए। देन स्किल इंडिपेंडेंस एंड रिसोर्सेज। अभी जो बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये राइट काइंड ऑफ मिक्स होना चाहिए फॉर ऑल द स्किल्स, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, ये नहीं कि सारे फाइनेंस के लोग बोर्ड में हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिसका बिजनेस उनका एक्सपर्टाइज फील्ड है, किसी का फाइनेंस, किसी का मार्केटिंग। बेसिक कहने का मतलब ये कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनता है वो ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के हित में सोचने के लिए, उन लोग के बारे में सोचने के लिए हर एक फील्ड से लोग आएँ और हर एक फील्ड के लोग आके उसके बाद प्रॉपर मिक्स रहे, हर एक फील्ड का उन्हें आइडिया रहे, हर एक फील्ड के बारे में बता सकें। And it is also important, it is important to have a mix of people on the board, including those who are independent of the organization में है ही नहीं. These people should have a direct reason for the affairs of the direct reason, या the reasons where well balanced objective है, या to ensure करना कि वो ठीक से काम कर रहा है. Now conduct and ethics, this is very important. जो tone of the board है, जो बोर्ड काम कर रहा है, जिस तरह से प्लान प्रोसीजर्स जो बना रहा है, वो इस तरह से बनाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी, एथिक्स और वैल्यूज़ में कहीं भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वो जितने भी इंटीग्रिटी, वैल्यूज़, एथिक्स वो अपना लेके चल रहा है, उसको बहुत अच्छे से लेके चलना चाहिए। कहीं भी रूल्स रेगुलेशंस कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो या फिर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो। बेसिकली काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा रूल्स बनाना चाहिए, ऐसी एथिकल कमेटी भी बनानी चाहिए इफ़ पॉसिबल, कि आपके जितने भी काम हो वो लॉन्ग टर्म, बिकॉज एथिक्स का भी यही है कि जो भी एथिकल कंपनी एथिकल रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो करती है, उनका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी निश्चित है। उसी तरह यहाँ पे आप उसको कोड एंड एथिक्स लेके चलो। जो भी आप रूल्स बना रहे हो उसको सच्चे मन से करो, सच्चा रूल्स बनाओ, एज इन नो पार्शियलिटी, नो नेपोटिज्म, नथिंग डूइंग लाइक दैट। इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस। A means of assessing a performance of board members should be take place. जो भी आदमी काम कर रहा है ना, उसका परफॉर्मेंस को रेगुलरली उनको इवेल्युएट करते जाना चाहिए, और जो रेगुलेट करके वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क बना के रोज़ वाले को बताना चाहिए, हर एक मेंबर बोर्ड वर्क को, और जो भी उनसे एक्सपेक्टेड है वो जाना चाहिए। देन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी, अगर कोई चेयरमैन है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन। तो नॉर्मली यही होता है कि इफ़ दैट इज़ द ओन बाय द सम कंपनी, इफ़ इट्स ओन बाय सम इंडिविजुअल, तो उनका बेटा पॉसिबल, जो वोट्स की वोटिंग वाइज वो डिसाइड करते हैं, जो बेटा पॉसिबल उनको बनाया जाता है वोटिंग वाइज, बोर्ड वाले मेंबर्स वो लोग डिसाइड करते हैं किसको बनना चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए कि जो अभी के बोर्ड मेंबर्स हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपने जो भी इनकमिंग बोर्ड मेंबर्स हैं, जो इनकमिंग मैनेजर हैं, उन्हें ट्रेन करें। अगर ना भी ट्रेन करें तो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं वो वाया वोटिंग अपना बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करके उसे सक्सेशन में उसको नेक्स्ट इन लाइन उसको रखें। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग ये है कि जो भी काम हो रहा है, जितना भी टाइमली फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस के रिलेटेड, वो सारा चीज़ टाइमली पहुंचा दिया जाए, ताकि जब भी काम हो रहा हो, नया प्रोजेक्ट आ रहा हो, नया बजट बन रहा हो, या जो भी हो रहा हो, अगर सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन, दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर MIS, आपने पढ़ा होगा कि सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन जाना कितना ज़रूरी होता है। तो जब सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेक श्योर दैट द वट एवर नेक्स्ट डिसीजन इज टेकन, इट इज़ टेकन टू द बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट, राइट। सो जितने भी आपके फाइनेंशियली ऑपरेशन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, इट शुड बी ऑन टाइम and should be very clear and easy to understand. Next is the audit committee. Audit committee का काम क्या होता है, ये असिस्ट करता है बोर्ड को, वो फुलफिल करने ऑफ ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये इंटरनल जितना भी फाइनेंस का जितना भी रिपोर्टिंग होता है इन द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, वो ऑडिट कमेटी हेल्प करता है। तो फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑडिट कम्युनिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव board members members can be useful for considering audit related issues in depth and should be more normally undertaken by the full board, whatever. So these are the
various features of the corporate governance. Now let's come to the next point, which is the importance of the corporate governance. See, I have highlighted the main points. देखिए, हम लोग जो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज़ होती है, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, गवर्नेंस मतलब कैसे चलाना चाहिए, कैसे गवर्न करनी चाहिए अपने किसी भी कॉर्पोरेट को। तो बेसिक है, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा, ये सारे चीज़ें जो फीचर्स जो हो रही हैं वो सारी होती रहेंगी, सही तरीके से काम चलता रहेगा, एथिक्स के बारे में, ऑडिट्स के बारे में, टाइमली इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें सोच के अगर लोग चलते रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, पहला कि इट विल इंश्योर दैट देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ऑब्वियसली, and all of this, if there is it will create brand image, goodwill, etc. then अभी अगर ऐसा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहा तो जो कंपनी के जो राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, एंड देयर शेयर होल्डर्स बी एबल टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म शेयर होल्ड वैल्यूज़। और वो लॉन्ग टर्म वैल्यू ही हम लोगों ने बात की थी कि लॉन्ग टर्म उनका जो है लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस रहना है, ब्रांड इमेज बनाना है। Then it lead to socially justifiable efficient management of the company. अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स में सिर्फ आपके ये जो द इंटरनल द कंपनी से वो नहीं आते हैं, एक्सटर्नल कंपनी के भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो आप यू हैव टू टेक इनटू कंसिडर ऑल ऑफ देम। तो क्या होता है कि क्या अगर आपका प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहा है तो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट, दिस वुड लीड टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके ब्रांड इमेज, उसकी गुडविल डेवलप करने में। एंड लास्ट इज व्हाट जिससे क्या होगा, अब जब कंपनी क्या अच्छा ब्रांड इमेज, गुडविल, सब चीज़ बहुत अच्छा डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली द कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड। इफ द कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड द ऑल द स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी, द एम्प्लॉयज़ एंड द कस्टमर्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, सो they'll very motivated to work in the company or the organization. Now if they are motivated तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो और एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के साथ साथ जब उसकी इतनी साउंड कंपनी बन जाएगी, इतनी बेहतर कंपनी हो जाएगी, तो उनके पास और कैपिटल आएगा और पैसे आएंगे और लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे और लोग उसमें अपना पैसा लगाना चाहेंगे, एक्टिव ट्रेडिंग बढ़ेगी, राइट, एक्सक्यूज़ मी। तो ये आपका बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, कंपनीज जो होती हैं वो इंजॉय करती हैं बेटर रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सप्लायर्स, बायर्स and marketing intermediaries, because why? Because these are also the stakeholders, and once the various policies which are made by the board of directors, it takes into consideration the various all the stakeholders, so obviously there is a good relationship. नेक्स्ट, इट विल अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, टेक्निकल कोलैबोरेशंस, द बिजनेस, ऑब्वियसली आपकी ब्रांड इमेज बन गई, गुडविल बन गया, आप बहुत पैसे कमा रहे हो, सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग आप में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। देन आप इन्वेस्टर्स को और लेके आ सकेंगे। 9th पॉइंट में आप है कि आप रिटेन कर पाएंगे एफिशिएंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैनेजरियल, अदर ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेड रूल्स for governing the pura entire organizations. Once they made rules, it was implemented very nicely. People did their part very मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद जितने डायरेक्टर्स थे उनको कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, या मैनेजर्स थे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कभी पोक नहीं किया, कभी तंग नहीं की, बल्कि बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहा, कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस रहा और उनको हेल्प किया काम करने में, तो सब लोग खुश रहते हैं। गुडविल जो होता है, गुड गवर्नेंस होता है, वो गुडविल बनाता है कंपनी का। देन जहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, देन एज पर द बिरला कमिटी हैज़ ऑब्जर्व गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी वो बढ़ाते हैं, ठीक है। एज आई सेड, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया,
पर कैपिटा इनकम बनाया है। खुद द थिंग इज, आई हैव सेड दिस इन माई अदर वीडियोज एज वेल, आई रिपीट अगेन, होता है यही कि आप काम कर रहे हो, आप काम करने में ऐसे में सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो और सब चीज़ बहुत सही चल रहा है, तो जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट होता है काम करने में, जो और एम्प्लॉय का गोल और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अलाइन हो जाता है। तो बहुत मोटिवेट होके बच्चा जो भी ये बंदा काम कर रहा है और काम बहुत अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उस एम्प्लॉय को आप बेहतर पोजीशन दोगे, उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो इन जनरल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टैक्स नहीं बढ़ेगा, एक्चुअली हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं वो बढ़ेगा और साथ ही साथ पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। एंड हेंस कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब ये भी आया बेसिकली इसलिए था कि कंपनीज में बहुत फ्रॉड्स हो रही थी, जो हाई ऑफिशियल्स थे वो पब्लिक वो दी वो लोग जो कॉर्पोरेट फंड से पैसे ले लिया करते थे, पर्सनल फंड एक्सप्लॉइट किया करते थे, तो उस सब को हटाने के लिए एक प्रॉपर तरीका डील करने के लिए, एक जो आप काम कर रहे हैं सो आप काम ही कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर सपोज यू आर यू आर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, इफ़ यू मैन्युफैक्चरिंग स्टील तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ हो गया, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बनाना कि हम स्टील मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन हम इस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि मेरे जो वर्कर्स हैं वो भी खुश रहें, वो लोग जो हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उनको भी रिटर्न दे सके, वो उस तरह से प्लान करना कि हम स्टील मैन्युफैक्चर करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि सब चीज़ को लेके बेस्ट प्लानिंग कर सके ताकि जो मैनेजर है हमारा बहुत बढ़िया काम कर सके। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दे से good corporate governance is something that provides you a competitive edge and is critical to economic and social progress. And if you have a competitive edge, no, there is no looking back for you. Now, what are the tests of the corporate governance? देखिए this I found it on internet. this was good कि कौन सी 11 टेस्ट है जिससे आपको बताएगा कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही चल रहा है कि नहीं। आप भैया पूछो कि कंपनी से कि जो फंड्स हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव्स में आपका जितना भी है फंड्स जो है बीन डिप्लॉयड फॉर द परस्यूइंग ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। पैसे की दिक्कत होती है ना, तो मेमोरेंडम जो बना उसमें जितने भी पैसे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। जो फंड्स आए जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और जो कैपिटल जो आया वो वहीं पे यूज़ हुआ जहाँ पे वो यूज़ होना था। थर्ड है द कंपनी, हर सब कंपनी की अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, तो ये आपके डाइवर्सिफिकेशन के साथ मैनेज कर ले, क्योंकि आप सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज पे तो आपके सब चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन ही मांगता है, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसके बाद अगर आप लोन्स और एडवांसेस ले रहे हैं तो जहाँ पे इन्वेस्ट करना था वहीं इन्वेस्ट हो रहा है कि कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है। वेदर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बीन कंपनी और बीन लेट आउट, वो किसी और को दे दिया। द फंड्स ऑफ द कंपनी हैव बीन डाइवर्टेड टू द प्रमोटर्स और शेल कंपनीज परमिटेड, whether the company's acts, labor laws, these are being followed. Then the जो भी practices adopt कर रहे हैं companies और इस management towards the shareholders वो कितना सही है, कितना ethical, कितना fair है। जो directors काम कर रहे हैं क्या वो effective काम कर रहे हैं, internal control सब कोई जगह पे है, and whether it is transparent or not. If it is transparent, there is good corporate governance. Now, what are the determinants of corporate governance? There are देखिए क्या होता है कि there are internal external determinants of corporate governance. The number of factors which influence corporate governance. Okay, तो इसमें आपके प्रॉपर एक सिस्टम होनी चाहिए जो आपके रोल्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करें। आपके विजन, मिशन, ये पॉलिसीज, नॉर्म्स वगैरह वो सब होने चाहिए, और एक प्रॉपर सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को गाइड करे, मॉनिटर करे और उसके बाद आपको रिपोर्ट करे और एक कंट्रोल करे। तो एक प्रॉपर ये सारा चीज़ मिला के तब आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बनता है। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं जो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करते हैं। तो पहला हुआ कि आपका जो पहला गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस ने
if you go through the various lectures I put in on the industrial relations, you'll see कि गवर्नमेंट ने क्या हुआ था कि आई गिव यू एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हुआ था कि इट वाज अ प्री इंडिपेंडेंस एरा। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए, लेबर लॉज बनाए, सो दैट द थिंग्स कैन बी पुट इन टू प्लेस, राइट। अब जब इन थिंग्स हैव टू बी पुट इन प्लेस एंड वो सारे जो काम होने हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए। तो जब लॉज बनाए तो उसको फॉलो करना है। अब फॉलो करना है तो कौन फॉलो कराएगा? तो उनको ना अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है अमंग्स द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयज़ कि भैया अब तो सारे आपको लॉज फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। तो अगर जो जितने भी कंपनीज़ हैं वो सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, देन देयर विल बी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि जो बेसिक जितने भी चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस में उन्होंने डाल रखा है। And they focus on fairness, transparency, accountability and responsibility, which we have been always discussing from the very beginning. एक्सटर्नल रिसोर्सेज में और क्या होते हैं जो डिफरेंट अलग अलग, जैसे यही CII के गाइडलाइंस आते हैं, फिर WTO के गाइडलाइंस आते हैं। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ा रोल करती है। मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं इन्फ्लुएंस करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग है या जो भी है, उसे एसोसिएशंस बनाने में मीडिया एंड गवर्नमेंट मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद इंटरनल डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स हमने देखा, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है वो, जो मीडिया है वो, जो आपके पब्लिक ओपिनियन बनाया वो, अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस वो लोग सारे के सारे आपको एक प्रॉपर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मोटिवेट करते हैं। नाउ इंटरनल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो जो आपकी कंपनी की लीगेसी है, जो विजन है, मिशन है, पॉलिसीज़ है, स्ट्रक्चर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर्सनस हु होल्ड द की पोजीशंस है, उनका क्या अपना थिंकिंग है, ये सारे लोग इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। यही लोग शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट बनते हैं। तो बेसिकली क्या कहने का इंटरनल डिटर्मिनेंट्स में हुआ क्या कि देयर आर 3 पिलर्स, द शेयर होल्डर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर्स। ठीक है, तो मैनेजर्स, अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो दे आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, और वो कंपनी का ऐसा एम बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक एम बनाते हैं, या वट एवर दे मेक the rules they make, it is to make sure that all the internal जितने भी हैं all the stakeholders are benefited। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें चाहिए कि भैया कंपनी बहुत अच्छे से चले, ठीक है, और वो अच्छे से चले, उसमें वो कहीं वहाँ पे इंटरफियर नहीं करती। कभी कभी तो कुछ बोलती भी नहीं है वो शेयर होल्डर्स वाले, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि भैया हमारे पैसे हमें समय पे वापस मिल जाए और ये लोग काम बहुत अच्छे से करें। मैनेजमेंट यही है कि जो कंपनी जो होती है वो एक मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, जिसका काम होता है कि जितने भी जो भी काम हो रहा है, जो भी वट एवर वर्क हैज़ बीन डन, what is the work has to be done, what are the responsibility and accountability which has to be given to the management, they decide how much is to be given and they decide how will they work, right? And uske baad they don't work much, they just leave them to work. Now let's talk about corporate governance. I hope this was clear. Now let's talk about corporate governance and CSR. CSR का मतलब होता है corporate social responsibility. अब देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया कि कॉर्पोरेशन को भैया अच्छे से चलना है, और चलना उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हो जाएं उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है काम, रूल्स बनाने हैं। और स्टेक होल्डर्स में आपकी सोसाइटी भी आती है, आप वो स्टेक होल्डर्स में आपकी सोसाइटी भी आती है, करना उसमें करने का होता है, दे आर ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ इट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर एक कॉर्पोरेट की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। तो एक आपका ये वाला एक फिगर दिया हुआ है जिसमें देखिए आप कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स में डीलर्स आते हैं, सोसाइटी आती है, एम्प्लॉयज़,
सप्लायर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, इन्वेस्टर, ये सारे लोग आते हैं। तो हर एक फेयर एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, प्राइवेट कंपनीज कैसे करती हैं, पब्लिक कंपनीज कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। बेसिकली आप ये समझें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो प्रॉपरली गवर्निंग ऑफ द कंपनी है, और प्रॉपर गवर्निंग और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर द टूवर्ड्स द सोसाइटी, राइट। तो एक इसका पार्ट हो गया कि यहाँ पे आप अब जो ये वाला है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा कि कैसे कैसे किसी सोसाइटी वाले में कैसे कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आएगी, वो सारे चीज़ वो लोग देखेंगे। जैसे प्राइवेट कंपनीज में क्या है, दे इंडिविजुअल्स और फैमिली मेम्बर्स दे आर हेल्ड बाय देम, ठीक है। बिग कंपनीज में होता है इट इज़ अंडर कैटेगरी ऑफ द अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस pertaining to statutory payments, disparity in payments, hiring, firing, opportunism, ये सारे जितने जी होते हैं, heavy emphasis to business and profits and no emphasis to CSR related activities प्राइवेट कंपनीज में। पब्लिक इंटरप्राइजेज हो जाती हैं, तो पब्लिक इंटरप्राइजेज में देर इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, वी नो दैट, एंड द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मोर कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉय वेलफेयर, उनके बारे में ज़्यादा सोचता है, ऑब्वियसली CSR यहाँ पे ज़्यादा आता है। और प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, CSR बेसिकली यही है कि CSR इज़ द पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड देन दे वर्क। नाउ द व्हाट आर द वेरियस इश्यूज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला क्या कुछ इश्यूज एंड ऑब्लिगेशंस है दैट वी शुड नो। पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में किस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हो सकता है, कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट हो सकता है, कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर यही देखिए ये जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सोलर कंपनी होल्ड करता है और एक ऑयल कंपनी भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होल्ड करता है। अब ये चाहता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, ऑयल का उतना नहीं हो, तो क्या करेगा, ऑयल वाले में थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेगा, तब प्रॉब्लम होती है। देन ओवरसाइट इश्यूज इज अनदर इशू। ओवरसाइट इश्यूज का क्या मतलब होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो रिक्वायर करता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू हैव सब्सटैंशियल ओवरसाइट ऑफ द कंपनीज प्रोसीजर। ओवरसाइट क्या होता है कि जितना भी काम कर रहा है ना लोग एग्जीक्यूटिव स्टाफ के बारे में, उसके बारे में उसका डेली रिपोर्ट उनके पास होना चाहिए, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ट्राई करता है कि शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करे विदाउट इंटरफेयरिंग विद द लॉ। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स को काम दिए और वो लोग ना अगर मान लीजिए ठीक से काम नहीं कर पाए, तो एट द एंड ऑफ द डे टूवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स और टूवर्ड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द CEO इज़ द रिस्पॉन्सिबल, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तब फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने तो कहा था लो लेवल मैनेजर्स को, तो ये एक प्रॉब्लम इश्यूज रहेगी। तो आप किसको कितनी अकाउंटेबिलिटी दोगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ट्रांसपेरेंसी, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेशन है ना अपनी रिपोर्ट बहुत सही तरीके से नहीं दिखाते हैं, उसके फिगर्स फैक्ट्स में थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग कर देते हैं। कभी कभी अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं हम अच्छा जा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखा देते हैं, और कभी कभी इनकम टैक्स से बचने के लिए ख़राब दिखा देते हैं। तो क्या होता है अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम होता है। एथिक्स वायलेशन इज़ वन ऑफ द कॉमन थिंग, बट देन पीपल आर वर्किंग ऑन इट। अभी क्या होता है कि अब डिसीजंस जो होता है जो बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कोशिश यही करते हैं कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान में रख के, सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के तब बनाया जाए, और उसमें इन्वॉल्वमेंट भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। देन वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर। अगर आपका एक अच्छा फर्म चलना है तो कुछ एथिकल वैल्यूज़ आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करने ही हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड के हिसाब से चलना ही है। एथिकल प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो, एंड इफ़ यू फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल्स नो इट विल लर्न योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन। वो लॉन्ग टर्म गोल आपका अचीव करेगा। तो वो वैल्यू बेस्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। होलिस्टिक व्यू इज़ रिलीजियस आउटलुक। ठीक है, ये बहुत इजी नहीं होता है अडॉप्ट करना, बट इट इज़ बेसिकली कि डेवलपिंग क्वालिटीज़ लाइक नोबिलिटी, पेशेंस और एम्पैथी, दूसरों से दया भाव रखना, काम करना, काम कराना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं ना, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो कैसे आप काम करें।
कंप्लायंस विद लॉज, ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ लॉज, एज आई सेड लेबर लॉज हैं वहाँ पे, और आपको उन सबको को ध्यान में रख के चलना है। आप ये नहीं कह सकते भैया हमारा इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उतना तो हम अपने लेबर्स को इतने पेमेंट नहीं करेंगे। अगर करना है तो करना है, अगर छुट्टी एक दिन संडे की दी हुई है तो आपको देना है। डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस आई ऑलरेडी डिस्कस कि जो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा पता रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि अभी बहुत कंपटीशन है मार्केट में, और अगर सब इन्फॉर्मेशन हमें टाइम पे मिल जाएगा तो कोई भी चीज़ का, कोई भी एक्सपेंशन का, कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी डाइवर्सिफिकेशन का हम सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर हम सही डिसीजन ले पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी और बेहतर तरीके से जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एम्प्लॉयज़ वी नो आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्म। यू सी ऐसे होता था पहले लोग पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे, अब लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में होता था कि पीपल आर वर्किंग, दे आर जस्ट देयर, दे आर लाइक वर्कर्स, जिसको पैसे दो तो काम करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एसेट्स बोला जाता है। वो हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएशन करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल को आपको उनके अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज करना है, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, इसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनोवेशन, एवरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मस्ट ट्राई टू हैव दिस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, ताकि प्रोडक्ट इनोवेशन सर्विसेज में होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में होना चाहिए, सब चीज़ में होना चाहिए। नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म, नेसेसिटी फॉर जुडिशियल रिफॉर्म। अभी देखिए क्या है कि एक अच्छे इकोनॉमी में अभी का हमारा ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का टाइम है, और जुडिशियल जो है सिस्टम बहुत सही तरीके से अपना चल रहा है। इट इज़ ड्यू टू सेवरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट, बट देन चेंजिंग सिनेरियो एंड फास्ट ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, जुडिशरी नीड्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट स्ट्रांगली। और जितने भी अगर आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज इफ़ यू वांट टू यू कैन गो थ्रू द ID एक्ट, जिनमें सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड द वे टू हैंडल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तो दिए हुए हैं। तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अमंग द पीपल, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो उनके कुछ ग्रीवेंसेस हो जाते हैं, उस ग्रीवेंसेस को कैसे सेटलमेंट करने का तरीका होता है, ये सारे चीज़ होते हैं। तो इसीलिए जुडिशियल वाला ये आ गया है कि दिस शुड ग्रो प्रॉपरली। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन। कंपनी भैया ग्लोबल चली गई है, अब तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। हमने अपने आप को उस ग्लोबल जायंट से साथ कंपटीशन में लाने, टक्कर लाने, बनाना है, अपने आप को ग्लोबल कंपनी बनानी है। और उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें एथिकल नॉर्म्स फॉलो करने, हमें गुड गवर्नेंस रखना है, हमें ब्रांड इमेज बनाना है। नाउ लेसन्स फ्रॉम कॉर्पोरेट फेलियर्स। ऑब्वियसली देयर कॉर्पोरेट फेलियर्स शुरुआत ही इसी बात पे हुआ था कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट फ्रॉड होने लगे थे। इसी बात पे तो शुरुआत ही हुई इसकी कि फ्रॉड होने लगे थे, लोग अब नेक्सस बनाने लगे थे, CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्सस बना रहे थे। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आया कि भैया आप जो कंपनी के, अगर आपको वेलफेयर के बारे में सोचना है, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ उस जगह काम करने जाएंगे जहाँ पे उस एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा जाए, तो आपको उससे हटके, आगे हटके, एम्प्लॉयज़ वाले से आगे हटके, वो नेक्सस से आगे हटके आपको काम करना है। तो जितने भी कॉर्पोरेट फेलियर्स हैं उनसे लेसन्स लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द what is this thing, the issues and the obligations of corporate governance. Is a management literature shows that the corporate governance is a set of ideas, innovation, creativity, thinking about certain ethics, values, principles, and give directions to shape the principle of the people, personnel, and the processes of companies and help them to succeed in global market, obviously. Now next is corporate social responsibility, या फिर आप बोले कि एक corporate governance किस तरह से इकोनॉमिकली हेल्प करता है, मतलब एनवायरमेंटली हेल्प करता है। कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल मीन्स क्या होता है, ये CSR का या फिर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को जो होता है उन्हें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है इन्वायरमेंटल इश्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेस्ट एमिशंस जो आते हैं। कोई भी फैक्ट्री है उसमें वेस्ट निकल रहे हैं,
है ना। तो वेस्ट एमिशंस हो रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रैक्टिसेस जो अब कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करें उसे हटाना है, करेंट ग्लोबल स्ट्रक्चर में देखना है, वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को हटाना है, बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन को मिटाना है, देयर शैल बी सम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट होना है। ये सारे जितने सारे चीज़ होते हैं ये कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिएगा इसी में आप देखेंगे कई बहुत सारे चौक चौराहे ऐसे होते हैं जो बहुत ग्रीन्स रहते हैं, ग्रीनरी रहती है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए रहते हैं और चारों तरफ ना बैनर्स लगे रहते हैं किसी कंपनी के, और उसमें लिखा रहता है इट इज़ मेंटेन बाय सो एंड सो कंपनी, it is as per corporate environmental responsibility which comes under the corporate social responsibility and this comes under the corporate governance, right? एरियाज ऑफ फोकस इसके क्या हो जाते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल कंपनीज या फॉर कोई भी कंपनीज इज रेगुलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल पॉलिसीज़। और इन्वायरमेंट में जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में ही उन्होंने वेस्ट को कैसे हटाना है उसका नॉर्म्स दे रखा है, वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है उसका भी नॉर्म्स दे के रखा हुआ है। तो ये सारे जितने भी कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारे पॉलिसीज़, ये सारा जाना ज़रूरी है, राइट। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसी में कॉर्पोरेट पॉलिसी भी आ जाती है। बिसाइड्स दिस अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस आर ब्रॉट टू लाइट थ्रू द कंपनीज रेपुटेशन। कंपनी इज़ ऑल्सो जनरली जज्ड बाय एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप, कि जबकि जो आपके कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स जो भी हैं जो इन्वायरमेंटली बहुत एक्टिव हैं, अवेयर हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो देखते हैं कि भैया आप किस तरह से अपने कंपनी के अपने कंपनी के थ्रू इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट in this pandemic, what is one thing which we keep on hearing all the time, and what is one video we always say that the environment is replenishing itself and it's just giving us a treat for what we treated him. तो बेसिकली यही है कि जिस तरह से हमने अपने नेचर को ट्रीट किया, नेचर हमें वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो ये इसमें भी यही है, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लोग होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप बहुत ग्रीनरी रखें, ग्रास रखें, सब चीज़ रखें, इन्वायरमेंटली आप उसको कहीं से भी गंदा ना करें, ना नॉइज़ पोल्यूशन हो, ना सॉइल पोल्यूशन हो, ना ये सब कुछ भी नहीं हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी ब्रांड इमेज बनेगी, कस्टमर लॉयल्टी आएगा, एंड देयर विल बी डिफ्रेंशिएशन में कैसे कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा कि आप ग्रीन्स के बारे में सोचते हैं, आप ऑर्गेनिक, क्योंकि आप देखिए अभी भी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो ज़्यादा चल के आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ होते हैं। तो आप ऑर्गेनिक वे में चल रहे हैं, नहीं तो जो भी हो, आप अगर आपकी ऐसी कंपनी जिसमें ऑर्गेनिक ना हो तो फिर भी आप अपने हिसाब से मैक्सिमम उसमें कोशिश ये करें कि किसी तरह का पोल्यूशन ना हो। कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसमें ये बोलता है कि आपके जो इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स लेते हैं टू प्रिवेंट पोल्यूशन, एनर्जी एफिशिएंसी को देखने के लिए एनवायरमेंट ओरिएंटेड डिज़ाइन करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी देते हैं, उन्हें एक इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है। सिंस 1996 KMPG फोकसेस ऑन कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे लीवाई है, ये एक अनदर कंपनी है जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम लाई है। ये its approach is to reduce the environmental footprint by acting in environmental causes. Levi has stated their water less campaign by using water less when manufacturing their products. 1 billion liters of water have already been saved by this program, and they hope to better improve the manufacturing process by 2020, and I hope they really do so. So this is all about corporate social responsibility, corporate governance एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इसमें यही है, हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इसमें इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके ये हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन इसका क्या रहा है, इसके फीचर्स क्या रहे हैं, इसके इश्यूज एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, एक गुड कंपनी हम किसे कहते हैं, और वी स्टडी अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. This is all. I hope I could get through. If you have any doubt, please listen to this video carefully, and if you have any doubt,
do put it in the comment section. Even if you don't have a doubt, do put some comments in the comment section. I shall be looking forward to your comments. And if you like the video, please put a thumbs up, and do subscribe to my channel and press the bell icon for the regular updates. Thank you and happy learning. Bye bye.